नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है जीव विज्ञान अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन। एनसीईआरटी पेज नंबर 34 तक आपको पढ़ा दिया गया है। आज जो है पेज नंबर 35, तीसरा हेडिंग है चैप्टर का, दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन के बारे में पढ़ना है आपको, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, उससे पहले कुछ आप लोग ध्यान से समझें। आपको पीछे बताया गया है कि परागकोश से बनने वाला परागकण जो है परागण क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और स्त्री केसर और पराग के बीच में केमिकल एक्सचेंज होता है, रसायन के द्वारा जो है, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाता है और पराग से पराग नली बनना शुरू होती है। जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है, यह पराग कण है जो जर्मिनेट कर चुके हैं, पराग नली बन चुकी है। इस तरह से पतले धागे के रूप में पराग नली होती है। यह आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र है, वर्तिका के ऊपर बहुत सारे पराग कण गिरे हैं, लेकिन जो सही योग्य पराग कण है उसमें पराग नली जो है बनी है। इस पराग नली से जो है नर युग्मक जो है भ्रूणकोश के पास तक पहुंचता है। ठीक है, यह भ्रूणकोश के पास पहुंचने पर क्या होता है, आगे देखें ध्यान से। तो जो सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका, वह पराग नली का दिशा निर्देशित करती है अंदर की तरफ, और उसमें फिलीफार्म अपरेटस जो होते हैं, ठीक है, तंतु रूप उपकरण जिसको कहते हैं, तंतु रूप उपकरण, यह जी दिशा निर्देशित करती है और पराग नली जो है अंदर प्रवेश करती है। एक सहायक कोशिका में पराग नली जो है अंदर प्रवेश करती है, किसकी मदद से? तंतु रूप उपकरण के मदद से। इस पराग नली के अंदर दो नर युग्मक होते हैं, ठीक है। सहायक कोशिका में पहुंचने पर यह जो पराग नली है वो फट जाती है और इससे दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से मिलता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से, अंड केंद्रक से मिलता है। ठीक है, एक नर युग्मक अंड केंद्रक से मिलता है जिससे जाइगोट बनता है, 2n हो जाता है और जाइगोट बनता है। ठीक है, और दूसरा जो नर युग्मक है वह मिलता है ध्रुवी केंद्रक से, ध्रुवी केंद्रक से मिलता है जो पहले से 2n है, और यह n नर युग्मक मिलने से 3n हो जाता है। तो इस तरह से एक जाइगोट बनता है, ठीक है, और एक 3n बनता है, त्रिसंलयन होता है और एक द्विसंलयन होता है। तो आप देख रहे हैं कि पराग नली से मुक्त हुआ दोनों नर युग्मक जो है दो लोगों से मिलता है, इसको कहते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसी के बारे में आपको इस हेडिंग में पढ़ना है, तो ध्यान से देखें दोहरा निषेचन के बारे में। ठीक है, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात, तो आप देख रहे हैं पराग नली जो है वह कहाँ पर इंटर करती है? एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। पराग नली फट जाती है, दो नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है। एक नर युग्मक आपको अभी आपने फिगर में आपको समझाया कि एक नर युग्मक किससे मिलता है, तो एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से मिलता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है। ठीक है, और उसके केंद्रक के साथ संगलित हो जाता है, मिल जाता है, जिससे युग्मक संलयन कहते हैं और जाइगोट बनता है। युग्मक संलयन कहेंगे और उससे क्या बनेगा? जाइगोट बनता है। अब आगे देखें ध्यान से। युग्मक संलयन पूर्ण होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई, ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं दो, उनसे दूसरा नर युग्मक मिल जाता है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई केंद्रिक की ओर गति करता है और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित, ठीक है, त्रिगुणित हो जाता है, त्रिगुणित बनाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक जो है जाइगोट बनाता है 2n और एक जो है
मिलकर क्या बनाता है, पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर 3n बनाता है, त्रिगुणित हो जाता है, जिसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणितक न्यूक्लियाई केंद्र की सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि पराग नली जो है वह जो है सहायक कोशिका के हेल्प से अंदर पहुंचती है, पराग नली सहायक कोशिका के हेल्प से अंदर पहुंचती है। ठीक है, और जो है उसके बाद जो है एक केंद्र 2 नर युग्मक में एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से मिल जाता है और क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, 2n जाइगोट बनाता है युग्मनज, और एक नर युग्मक जो है ध्रुवी केंद्रक से मिल जाता है जो पहले से 2n होता है और क्या बन जाता है, 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन जाता है, 3n बन जाता है। तो चूंकि एक भ्रूणपुटी अर्थात भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक भ्रूणकोश में क्या होता है, एक युग्मनज बनता है और एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो 2 बार जो है नर युग्मक 2 लोगों से मिलते हैं, अतः इस घटना को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पीय पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। दोहरा निषेचन जो है वह पुष्पीय पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। ठीक है, त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। जो त्रिसंलयन होता है, ठीक है, त्रिसंलयन के बाद प्राथमिक कोशिका जो है, केंद्रीय कोशिका जो है सेंट्रल न्यूक्लियाई जो है किसमें चेंज होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक किस चेंज है, प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रिका बन जाती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। ठीक है, यह जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है और यह भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। जो जाइगोट बना है, ठीक है, युग्मनज जाइगोट, यह किसमें बदलता है, यह भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, जबकि जो त्रिसंलयन है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से बना है, वह किसमें चेंज होगा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में चेंज होता है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन के बाद जो है कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, देखिए ध्यान से, निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष और भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में, ठीक है, पहले क्या बना है, भ्रूण बनेगा और भ्रूणपोष। ठीक है, तो इसके विकास की अगली घटनाक्रम में क्या होगा, बीजांड के परिपक्व होकर बीज बदलने। ठीक है, बीजांड जो होगा वह परिपक्व होकर किसमें चेंज हो जाएगा, बीज में बदल जाएगा, और अंडाशय किसमें चेंज होगा, फल में। तो बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो निषेचन पश्च घटना में क्या होगा, बीजांड जो है परिपक्व होकर बीज में चेंज हो जाएगा और अंडाशय जो है वह फल में चेंज हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। ठीक, अब आगे ध्यान से देखें, निषेचन पश्च घटनाओं के बाद कैसे कैसे यह होता है निषेचन पश्च घटनाएं। तो पहले जो है भ्रूणपोष बनता है और भ्रूण बनता है। तो भ्रूणपोष और भ्रूण के बारे में देखें, यहाँ फिगर आप देखें ध्यान से, एक निषेचित भ्रूणकोष युग्मनज तथा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रकी को दर्शाता है। ठीक है, तो यह जो है आपका एक निषेचित भ्रूणपोष युग्मनज है। ठीक है, और यह जो है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रिका है। इन दोनों फिगर में देखें, यह आपका पहले युग्मनज जो है डिवाइड होगा तुरंत। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद जो इसकी भित्ति बनेगी। ठीक है, और फिर यह डिवीजन शुरू होगा। तो ऐसे डिवीजन होता जाएगा, एक गोलाकार भ्रूण बनेगा, एक गोलाकार भ्रूण बनेगा, फिर इसमें डिवीजन शुरू होगा तो एक हृदयाकार भ्रूण बनेगा। ठीक है, इसके निलंबक बनेंगे, हृदयाकार भ्रूण बनेगा, फिर उसमें चेंजिंग होगा और ठीक है एक द्विबीजपत्री भ्रूण
जो है इस तरह से विकसित हो जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे निलंबक होता है, यह मूलांकुर है, मूलांकुर, और इस तरह से यहाँ पे प्रांकुर है और 2 बीज पत्र हैं। ठीक है, 2 काटलिडन है, 2 बीज पत्र हैं। यह आपका मूलांकुर है, यह प्रांकुर है और यह आपका निलंबक है। ठीक है, तो यह है एक द्विबीजपत्री में भ्रूण के विकास के चरण में पहले क्या होगा, युग्मनज जो जाइगोट होगा वह डिवाइड होगा और एक गोलाकार भ्रूण बनाएगा, उसके बाद वह हृदयाकार भ्रूण बनाएगा और फिर लास्ट में आप देख रहे हैं एक परिपक्व जो होगा भ्रूण किस तरह से होता है, जिसमें निलंबक होते हैं, मूलांकुर होते हैं, प्रांकुर होते हैं, बीज पत्र होता है। तो आइए अब देखते हैं भ्रूणपोष में आपने देखा, पहले भ्रूणपोष को समझते हैं। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। भ्रूणपोष का विकास जो है भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? भ्रूणपोष का विकास जो है वो किस रूप में होता है? भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? देखें ध्यान से इसका आंसर। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है। जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, जो 3N है बना है, वह बार बार विभाजित होगी तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होगी और एक त्रिगुणित 3N भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं। इन ऊतकों के बाद रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संरक्षित खाद्य सामग्री भरा रहता है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो भ्रूण है वह जब विकास करता है तो उसके पोषण में यही जो रिजर्व फूड मटेरियल है यही उसका यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकी विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लियाई के रूप में पैदा होता है। तो अब ध्यान से देखें, सर्वाधिक सामान्य प्रकार का प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है, जो सर्वाधिक सामान्य प्रकार का प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, जिसको क्या कहेंगे, भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्र की, उसमें लगातार जो है क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, लगातार जो है केंद्र की डिवीजन होगा। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियर बनेंगे जो फ्री रहेंगे अभी। ठीक है, तो आप देखें इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्र की विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्ली केंद्रकी के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें लगातार डिवीजन होगा, न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुक्त केंद्रकी भ्रूणकोष कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है। ठीक है, और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है और इसमें जब लगातार डिवीजन होगा और उसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति भी बन देगी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष बनेगा और उसके सापेक्ष जो है कोशिका भित्ति की रचना भी होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे और क्या बन जाएगा, भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, भित्ति भी बन रही है साथ साथ सापेक्ष। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाओं की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। अभी कोशिकीकरण नहीं हुआ है, भित्ति नहीं बना है, तो उससे पहले जो फ्री न्यूक्लियाई हैं उनकी संख्याओं में व्यापक क्या होगा, भिन्नता होगा, अलग अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, कैसे देखें ध्यान से, एक कच्चे नारियल का पानी, कच्चा नारियल आप देखे होंगे, उसका जो पानी है जिसमें आप परिचित हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, वो क्या है, बल्कि यह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है जो हजारों न्यूक्लियाई से बना है। तो जो नारियल, कच्चा नारियल का पानी होता है वह क्या होता है, वह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है जिसमें हजारों न्यूक्लियाई होते हैं और इसके आसपास का सफेद गुदा, ठीक है, जो सफेद गुदा होता है, गड़ी होता है, गिरी, वह कोशिकीय भ्रूणपोष होता है।
ठीक है। तो जिसमें मेम्ब्रेन बन जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है, वो कोशिकीय भ्रूणपोष हो जाता है। और जो पानी है वह हजारों न्यूक्लियाई से बना मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह विकासशील भ्रूण, ठीक है, द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। बीज जब परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, तो भ्रूणपोष जो है पूरी तरह से, ठीक है, भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। ठीक है। जो विकासशील भ्रूण है, ठीक है, उसका विकासशील भ्रूण जो है भ्रूणपोष का पूरी तरह यूज कर लेगा। किसमें? मटर में, मूंगफली में, सेम में। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, या फिर भ्रूणपोष जो है परिपक्व बीज में उपस्थित भी रह सकता है, जैसे अरंडी तथा नारियल में। ठीक है। और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसका यूज कब होगा? बीज अंकुरण के समय। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें तथा प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें। ठीक है। तो आप जो है अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को आप खोलकर, ठीक है, और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों गेहूं, चावल और मक्का में उपस्थित होता है। ठीक है। गेहूं, चावल, मक्का में उपस्थित होता है। तो ठीक है, तो इसको आप जो है देखें और पता करें। ठीक है। अब आप देखो भ्रूण क्या होता है। भ्रूण के बारे में, भ्रूण के विकास के बारे में आपको बताया गया था। यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है 3N। ठीक है। तो डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद जो है कुछ इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाएगी। ठीक है। भित्ति बनने लगेगी और यह भित्ति जो है इस तरह से डिवाइड होकर हृदयाकार भ्रूण बनाएगा। पहले गोलाकार भ्रूण, फिर हृदयाकार भ्रूण और फिर एक मैच्योर भ्रूण तैयार होगा। तो कैसे कैसे क्या होगा देखें ध्यान से। भ्रूण भ्रूणकोश या पुटी के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है। भ्रूण जो है वह भ्रूणकोश या पुटी के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहां पर युग्मनज स्थित होता है। तो भ्रूण जो है कहां पर बनता है? बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहां पर जाइगोट स्थित होता है, युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। तो अधिकतर जाइगोट तब डिवाइड करेंगे जब भ्रूण क्या होगा? जब जो है कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। ठीक है। जो विकासशील भ्रूण है उसको जो है निश्चित पोषण प्राप्त हो सके, इसीलिए जो है अधिकतर युग्मनज तभी विभाजित होंगे जब निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास को क्या कहेंगे? भ्रूणोद्भव कहेंगे कि प्रारंभिक चरण एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में समान होते हैं। ठीक है। भ्रूण का विकास जो है प्रारंभिक अवस्था में चाहे एक बीजपत्री हो चाहे दो बीजपत्री हो, दोनों में क्या होंगे? समान होंगे। एक बीजपत्री हो चाहे दो बीजपत्री हो, उसमें भ्रूण का विकास इसी तरह होता है, गोलाकार, हृदयाकार और एक परिपक्व। लेकिन लास्ट में चेंजिंग हो जाती है, लेकिन प्रारंभ में सेम होते हैं। देखिए ध्यान से, भ्रूण विकास, भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में समान होती है। युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है, प्रोएम्ब्रियो के रूप में, और इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयाकार और परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। तो पहले गोलाकार होगा, फिर हृदयाकार भ्रूण बनेगा, फिर एक परिपक्व भ्रूण बनेगा। ठीक है। अब जो है जब परिपक्व हो जाएगा तो उसमें चेंजिंग दिखाई देने लगी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, लेकिन प्रारंभ में चेंजिंग नहीं दिखाई देगी। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण को अगर देखा जाए वो कैसा होता है, तो ध्यान से देखें फिगर। यह एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण है जिसमें आप देख रहे हैं प्रांकुर, दो बीजपत्र हैं, प्रांकुर है। ठीक है। बीज पत्राधार है, मूल अंकुर है और उसके नीचे मूल गोप है। ठीक है। यह एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण है जिसमें दो बीज पत्र होते हैं, प्रांकुर होता है, बीज पत्राधार होता है, मूलांकुर और मूल गोप होता है। ठीक है। तो आपने देखा कि
एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण के फिगर आपने देखा में एक भ्रूणी अक्ष तथा दो बीजपत्र होते हैं। एक भ्रूणी अक्ष होता है, ठीक है, एक भ्रूणी अक्ष होता है और एक दो बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र के स्तर के ऊपर भ्रूणी अक्ष की प्रोटीन इपिकाटिल बीजपत्रोपारिक होती है, ठीक है। बीजपत्र के स्तर के ऊपर जो है भ्रूणी अक्ष की प्रोटीन होती है जिसे इपिकाटिल कहते हैं, बीजपत्रोपरिक होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है, ठीक है। यह कहाँ समाप्त होती है? प्रांकुर पर यह समाप्त होती है। जो प्रोटीन होती है एपिकाटिल, यह कहाँ समाप्त होती है? प्रांकुर पर समाप्त होती है। बीजपत्राधार में बीजपत्र के स्तर से नीचे, बीजपत्र स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांश पर समाप्त होती है। तो जो बेलनाकार प्रोटीन है वह मूलज पर समाप्त होती है। बेलनाकार प्रोटीन जो है वह मूलज पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होता है जिसे मूलगोप कहते हैं, ठीक है। जो मूल शीर्ष होता है वह एक ढक्कन द्वारा ढका होता है जिसको क्या कहते हैं? मूलगोप कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। यह मूलगोप है आपका, जो मूल शीर्ष है यह एक ढक्कन द्वारा ढका है जिसको क्या कहेंगे? मूलगोप कहते हैं। तो यह बेलनाकार प्रोटीन आपकी हो गई, ठीक है। यह अलग अलग हिस्से हैं। यह एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण की रचना है, ठीक है। और यहाँ पर एक घास के भ्रूण का अनुप्रस्थ काट यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये ठीक है, एक घास के भ्रूण का फिगर है। और यह फिगर किसका है? द्विबीजपत्री भ्रूण का फिगर है, ठीक है। एक बीजपत्री भ्रूण देखें यहाँ पर, यह फिगर आपका है एक, ठीक है। यह भी जो है आपका द्विबीजपत्री भ्रूण है, द्विबीजपत्री भ्रूण है। और यह आपका भी द्विबीजपत्री भ्रूण है। और यह एक घास का फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्से हैं। सबसे ऊपर जो है, ठीक है, स्कूटेलम है, प्रांकुर चोल है, परोस शीर्ष है, अधिकोरक है, मूल अंकुर, मूल गोप, मूलांकुर चोल, ठीक है। नीचे की तरफ मूलांकुर, मूल गोप और मूलांकुर चोल है। यह अधिकोरक है, परोस शीर्ष, प्रांकुर चोल और सबसे ऊपर स्कूटेलम है। यह एक घास के भ्रूण के अनुप्रस्थ काट है। अब आप देखें एक बीजपत्री में एक बीजपत्री भ्रूण, ठीक है, एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है। यह जो फिगर है वह एक बीजपत्री भ्रूण है, इसमें केवल एक ही बीजपत्र होता है, इसमें केवल एक बीजपत्र होता है एक बीजपत्री भ्रूण में, ठीक है। जैसे आप देखते हैं गेहूं में, ठीक है, और धान में, चावल में जो बीजपत्र होता है उसमें एक ही दाने होते हैं। तो यह एक बीजपत्री भ्रूण में, ठीक है, आपने देखा कि इसमें एक ही बीजपत्र होता है, लेकिन द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होता है। एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार, ठीक है, में बीजपत्र को प्रसल्क कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। घास परिवार के बीजपत्र को क्या कहेंगे? प्रसल्क कहते हैं, स्कूटेलम कहेंगे। जो भ्रूणी अक्ष के एक तरफ, ठीक है, पार्श्व की तरफ स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणी अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसके निचले सिरे पर मूलांकुर अक्ष में एक गोलाकार और एक मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से ढका होता है जिसको कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल कहते हैं, ठीक है। तो यह आपका मूलांकुर चोल है। नीचे की तरफ मूलांकुर चोल जो नीचे की तरफ ढका रहता है जिसको मूलांकुर चोल कहते हैं, ठीक है। आगे देखें अब स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर के से ऊपर भ्रूणी अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में परोस, शीर्ष और कुछ आद्य पर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्णी संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। तो ऊपरी वाले हिस्से को आप देख रहे हैं, इसे बीजपत्रोपरिक में परोस शीर्ष होते हैं जिसमें, ठीक है, कालिक आद्य पर्ण होंगे जो एक खोखला पर्णी संरचना को घेरेंगे जिसको प्रांकुर चोल कहेंगे। तो जो ऊपरी हिस्से हैं जो खोखली संरचना बनाएंगे जिनको क्या कहेंगे? प्रांकुर चोल कहेंगे, ठीक है। तो यह ऊपरी हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रांकुर चोल कहलाता है। यह आपका एक बीजपत्रीय भ्रूण की संरचना है जो घास का है। तो इस तरह से आपने देखा। अब जो है आपको कुछ वर्क करना है
जल में कुछ बीज जैसे गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं। उसके बाद बीजों को छीलें और खोलें। भ्रूण और बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। ठीक है, तो आपको जल में कुछ बीजों को भिगो देना है, फिर सुबह छील कर उसको खोलना है और उसमें भ्रूण और बीज के अलग अलग भागों का अवलोकन करना है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप कीजिएगा और उसमें अलग अलग भागों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको बीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।